रूस यूक्रेन, दो देश जिनकी जंग पर पूरी दुनिया की नजरें टिकी हैं। एक जंग जिसकी प्लानिंग कई महीनों से चली और जिसने हजारों जिंदगियां छीनी। कैसे रूस ने इस हमले की प्लानिंग की, 22 साल में पुतिन कैसे इतने ताकतवर बने और आजाद यूक्रेन के 31 सालों में क्या क्या हुआ। सबसे पहले रूस यूक्रेन जंग के मौजूदा हालात जानिए। रूस ने पहले यूक्रेन के मिलिट्री ठिकानों और फिर रिहायशी इलाकों को निशाना बनाया और अब एयरफील्ड और फ्यूल फैक्ट्रीज रूस के निशाने पर हैं। रविवार सुबह रूस ने खार्किव के पास गैस पाइपलाइन तबाह कर दी, जिससे आसमान में मशरूम के आकार का विशाल गुब्बारा उठा। यूक्रेन के उत्तर, पूर्व और दक्षिण इलाकों में रूसी सेना आगे बढ़ती जा रही है, हालांकि उसे कड़े विरोध का सामना करना पड़ रहा है। तमाम कोशिशों के बावजूद अभी तक यूक्रेन की राजधानी कीव पर रूसी सेना कब्जा नहीं कर सकी है। यूक्रेन ने अपने नागरिकों को भी जंग के लिए हथियार दिए हैं। ये मैप यूक्रेन के उन हिस्सों को दिखाता है जहां रूसी सेना का कब्जा हो चुका है और हमले जारी हैं। रूस ने यह हमला कोई जल्दबाजी में नहीं किया, बल्कि पूरी प्लानिंग के साथ किया है। रूस के राष्ट्रपति पुतिन ने अक्टूबर 2021 से ही यूक्रेन बॉर्डर पर मिलिट्री बढ़ानी शुरू की। 2 महीने में ही रूस ने ट्रूप्स, टैंक्स और हेवी आर्टिलरी को कई नई पोजीशन पर तैनात किया, जिसका फोकस लुहांस और डोनेस्क थे। इसके जरिए यूक्रेन पर पूर्व से हमले का फ्रंट तैयार किया गया और फिर जनवरी में रूस ने बेलारूस में साझा सैन्य अभ्यास के नाम पर बड़ी संख्या में मिलिट्री और सैन्य सामान तैनात किए। इस तरह उत्तर से यूक्रेन पर हमले का फ्रंट तैयार किया गया। यहाँ से चेर्नोबिल न्यूक्लियर प्लांट और यूक्रेन की राजधानी कीव सबसे नजदीक है। फरवरी में क्रीमिया और कुछ अन्य टेक्निकल इलाकों में सैन्य तैनाती को बढ़ाया गया और यूक्रेन के खिलाफ हमले का तीसरा फ्रंट भी तैयार किया गया, जो यूक्रेन के दक्षिण में है। यूक्रेन के बॉर्डर पर 3 तरफ से मोर्चेबंदी करने के बाद रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने 24 फरवरी 2022 को स्पेशल मिलिट्री ऑपरेशन का ऐलान कर दिया। मैप में रूस की मिलिट्री पोजीशन देखिए। ये मैप मौजूदा तनाव से पहले का है, जिसमें 29 दिसंबर 2021 को रशिया की मिलिट्री का हाल कुछ ऐसा था, जो 25 जनवरी 2022 आते आते कुछ ऐसा हो गया और 20 फरवरी को कुछ इस तरह दिखाई दिया। अब रूस ने इस हमले को कैसे अंजाम दिया, ये समझिए। रूस ने पूरी प्लानिंग के तहत 3 मोर्चों पर एक साथ धावा बोल दिया। पूर्व के रास्ते हमला। रूस के समर्थन वाले विद्रोहियों ने 2014 में यूक्रेन के 2 इलाकों लुहांस्क और डोनेट्स्क पर कब्जा जमा लिया था। पुतिन ने इन दोनों इलाकों को आजाद देशों का दर्जा दे दिया और शांति के नाम पर अपनी सेना भेज दी। रूसी सेनाएं बेलगोरेद से दाखिल हुई और कार्किव, करमेंचुक पर भी हमले शुरू कर दिए। उत्तर के रास्ते हमला। बेलारूस बॉर्डर से यूक्रेन की राजधानी कीव सबसे नजदीक है। रूस ने पूरी प्लानिंग के तहत मिलिट्री एक्सरसाइज के नाम पर हथियारों से लैस 30,000 सैनिक तैनात कर रखे थे। पुतिन ने जैसे ही जंग का ऐलान किया, बेलारूस बॉर्डर से रूस के टैंक दाखिल होने लगे। इन्हीं सैनिकों ने न्यूक्लियर प्लांट की साइट चेर्नोबिल पर कब्जा किया और यूक्रेन की राजधानी कीव पहुंचे। तीसरा था दक्षिण के रास्ते हमला। क्रीमिया यूक्रेन के दक्षिणी छोर पर स्थित है, जिस पर 2014 से रूस का कब्जा है। यहाँ रूसी मिलिट्री तैनात है। पुतिन ने जैसे ही हमले का आदेश दिया, रूसी सेना और टैंक क्रीमिया के रास्ते यूक्रेन में दाखिल होने लगे। अब हम रूस की 4 महीने की प्लानिंग और 3 तरफ से हमले की कहानी जान चुके हैं, लेकिन हमला करने वाले और जिस पर हमला हुआ उस देश के बारे में जानना भी उतना ही जरूरी है। तो आइए पहले जानते हैं यूक्रेन के बारे में। सोवियत संघ के विघटन के बाद यूक्रेन में जनता के मत पर संग्रह हुआ। इसमें 92% लोगों ने आजाद यूक्रेन का समर्थन किया। राष्ट्रपति चुने गए लियोनिड क्रावचुक। रूस, अमेरिका और यूक्रेन के राष्ट्रपतियों ने एक बयान पर हस्ताक्षर किए, जिसमें कहा गया था कि यूक्रेन अपने सभी परमाणु हथियार रूस को ट्रांसफर करेगा।
नॉन न्यूक्लियर वेपन स्टेट बनाने के बाद अमेरिका और रूस की तरफ से यूक्रेन को सुरक्षा की गारंटी दी गई थी। 1 महीने बाद ही यूक्रेन नाटो का हिस्सा बना। ऐसे यूरोपीय देश जो नाटो के सदस्य नहीं है, उनके लिए नाटो एक पार्टनरशिप फॉर पीस प्रोग्राम चलाता है। यूक्रेन और रूस इसका हिस्सा बने, लेकिन रूस सिर्फ 2014 तक ही इसका हिस्सा रहा। दरअसल 1994 में यूक्रेन में कई बदलाव हो रहे थे। पूर्व प्रधानमंत्री लियोनिड कुचमा ने राष्ट्रपति चुनाव में लियोनिड क्रावचुक को हराया। कुचमा को आज भी राष्ट्रपति शासन में धीमी ग्रोथ, वित्तीय संकट और भ्रष्टाचार के लिए याद किया जाता है। 1994 का अंत आता है। रूस, यूक्रेन, अमेरिका और यूके बुडापेस्ट मेमोरेंडम पर साइन करते हैं। सभी देश वादा करते हैं कि वो यूक्रेन की संप्रभुता और आजादी का सम्मान करेंगे और यूक्रेन को धमकाने के लिए फोर्स का इस्तेमाल नहीं करेंगे। 2 साल बाद यूक्रेन की संसद में नया संविधान लागू होता है, जिसमें शक्तियों का बंटवारा किया जाता है। इसमें सबसे ताकतवर राष्ट्रपति वो माना गया जो प्रधानमंत्री को डिसमिस कर सके। संविधान में फ्री स्पीच और प्राइवेट प्रॉपर्टी ओनरशिप को मान्यता दी गई। कुचमा ने नाटो लीडर्स के साथ मैड्रिड में मुलाकात की, जहां उन्होंने यूक्रेन और नाटो के बीच पार्टनरशिप के लिए एक डॉक्यूमेंट साइन किया। इसके बाद नाटो यूक्रेन कमीशन साल में 2 बार मुलाकात करने लगे, लेकिन 3 साल बाद कुछ ऐसा हुआ जिसने यूक्रेन में प्रोटेस्ट छेड़ दिया। यूक्रेन में जर्नलिस्ट गोंगोजे ने कुचमा प्रशासन पर भ्रष्टाचार के आरोप लगाए थे। 16 सितंबर को वो गायब हो गए। 2 महीने बाद उनका सिर कटा शव कीव के बाहर जंगल में पाया गया। आरोप लगा कि कुचमा ने ही पत्रकार को मारने के आदेश दिए थे। इसके बाद कुचमा के खिलाफ पूरे देश में प्रदर्शन हुए। प्रदर्शन का एक दौर यूक्रेन में 2004 में भी देखा गया, जब राष्ट्रपति चुनाव में 2 उम्मीदवारों में टक्कर हुई, यूशचेंको और यानुकोविच। यूशचेंको का झुकाव पश्चिमी देशों और नाटो की तरफ था, वहीं यानुकोविच को रूस का समर्थन मिला। चुनाव में गड़बड़ी करके यानुकोविच को विजेता घोषित कर दिया गया। इसके खिलाफ पूरे देश में नारंगी कपड़े पहनकर प्रदर्शन हुए, क्योंकि यही यूशचेंको के कैंपेन का रंग था। दिसंबर में दोबारा चुनाव हुए और यूशचेंको जीते। नाटो ने अपने 22वें समिट में यह प्रस्ताव रखा कि क्या क्रोएशिया, जॉर्जिया और यूक्रेन को सदस्यता देनी चाहिए। रूस के राष्ट्रपति पुतिन ने इसका विरोध किया। अमेरिकी राष्ट्रपति जॉर्ज डब्ल्यू बुश के साथ एक अलग मीटिंग में पुतिन ने कहा था कि यूक्रेन तो कोई असल देश है ही नहीं। वहीं दूसरी तरफ रूस की सेना ने जॉर्जिया पर हमला बोल दिया। 5 दिन चली जंग में रूस की मौजूदगी अब जाकिया और साउथ ओसेटिया में बढ़ गई। रूस ने दोनों इलाकों को स्वतंत्र देश का दर्जा दे दिया, लेकिन ज्यादातर देश इसे नहीं मानते। यूशचेंको ने इस युद्ध में जॉर्जिया का पक्ष लिया, जिससे रूस और यूक्रेन के बीच तनाव और बढ़ गया। 2 साल बाद टिमोशेंको को हराकर यानुकोविच राष्ट्रपति बने। उन्होंने खुद को यूरोपियन यूनियन के समर्थक के तौर पर पेश किया, लेकिन माना जाता है कि वो पुतिन समर्थक थे। यूक्रेन की सरकार ने यूरोपियन यूनियन और यूक्रेन के बीच एसोसिएशन एग्रीमेंट पर साइन करने से मना कर दिया। राष्ट्रपति यानुकोविच ने कहा कि वो रूस के साथ यूरेशियन यूनियन में शामिल होने के लिए बातचीत शुरू करेंगे। राष्ट्रपति के खिलाफ कीव में प्रदर्शन शुरू हो गए। सरकार के खिलाफ प्रदर्शन में इतने ज्यादा बढ़ गए थे कि यानुकोविच को रूस भागना पड़ा और सरकार गिर गई। 1 साल बाद रूस की सेना क्रीमिया में दाखिल हुई। क्रीमिया यूक्रेन का ही एक हिस्सा था और रूसी सेना ने इस पर कब्जा कर लिया और रूस ने यहाँ विवादित जनमत संग्रह कराया, जिसमें वोटर्स ने रूस में शामिल होने की बात कही। हालांकि इस जनमत संग्रह को दुनिया के बड़े देशों ने मान्यता नहीं दी। पूर्वी यूक्रेन के डोनबास इलाके में रूस ने अलगाववादियों को उकसाया। रूस का साथ पाकर पूरे इलाके में खूनी संघर्ष शुरू हो गया।
2022 की शुरुआत तक इस जंग में 14,000 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है और यूक्रेन के 20 लाख लोग विस्थापित हो चुके हैं। लुहांस और दोनेत्स्क ने खुद को आजाद देश घोषित कर दिया। ये आज चल रही जंग का वो धड़ा था जो हिंसा का शिकार हुआ। अब बात दूसरे धड़े की। 1975 में ग्रेजुएट हुए व्लादिमीर पुतिन ने 16 साल तक रूसी इंटेलिजेंस विभाग में नौकरी की। 1991 में पुतिन ने इंटेलिजेंस विभाग में लेफ्टिनेंट कर्नल पोस्ट से इस्तीफा देने के बाद राजनीति में कदम रखा। सेंट पीटर्सबर्ग से राजनीतिक करियर शुरू करने के बाद जल्द ही पुतिन राष्ट्रीय नेताओं की नजर में आ गए। राजधानी मॉस्को पहुंचे तो उन्हें राष्ट्रपति बोरिस येल्त्सिन की टीम में शामिल कर लिया गया। इसके बाद वो फेडरल सिक्योरिटी सिस्टम और रूस के सिक्योरिटी काउंसिल में सचिव के पद पर भी रहे। बोरिस येल्त्सिन के इस्तीफे के बाद 1999 में व्लादिमीर पुतिन देश के प्रधानमंत्री बने। साल 2000 में 53% मतों से जीतकर पुतिन पहली बार रूस के राष्ट्रपति बने और अपने दोस्त मिखाइल कासियानोव को उन्होंने प्रधानमंत्री के रूप में नियुक्त किया। 4 साल बाद 70% मतों से जीतकर पुतिन दूसरी बार रूस के राष्ट्रपति बने। 2012 में भी उन्होंने राष्ट्रपति चुनाव पहले ही दौर में जीत लिया। उन्हें 63.6% वोट मिले थे और 2018 में हुए राष्ट्रपति चुनाव में उन्हें 76% से ज्यादा वोट मिले थे और उन्होंने जीत हासिल की थी। सत्ता पर काबिज हुए पुतिन ने खुद के लिए संविधान ही बदल दिया। उन्होंने 2008 में अपना दूसरा कार्यकाल समाप्त होने से पहले एक बड़ा कदम उठाया और सितंबर 2007 में दिमित्री मेदवेदेव को अपना उत्तराधिकारी बनाया। एक साल बाद ही नवनिर्वाचित राष्ट्रपति दिमित्री ने अनुच्छेद 81 में बदलाव कर राष्ट्रपति पद के कार्यकाल को बढ़ा दिया। इस संशोधन के जरिए रूस के संविधान से सिर्फ 2 बार राष्ट्रपति बनने की बात को ही हटा दिया गया। फिर 2012 में पुतिन चुनाव लड़े। दिसंबर 2020 में पुतिन ने रूसी पूर्व राष्ट्रपतियों पर आजीवन मुकदमा नहीं चलाए जाने वाले एक विधेयक पर हस्ताक्षर किए। 2021 में रूसी राष्ट्रपति पुतिन ने एक और कानून पर हस्ताक्षर किए जिसके तहत पुतिन 2036 तक रूस के राष्ट्रपति बने रह सकते हैं। अपने प्रतिद्वंदियों से लेकर बिजनेसमैन और संविधान तक पुतिन कई अधिकारों में बदलाव कर चुके हैं। 1990 के बाद राष्ट्रपति बोरिस येल्त्सिन और रूस के कई बड़े बिजनेसमैन के बीच रूसी सरकार को चलाने के लिए समझौता हुआ था। पुतिन ने बिजनेसमैन को सरकार और सियासी मामलों से अलग कर दिया। बदले में उनके पास जमा संपत्ति पर उनका अधिकार दे दिया। बिजनेसमैन गुट के अलावा मिखाइल खादोकोवस्की पुतिन की राय से सहमत नहीं हुए। पुतिन ने उन्हें टैक्स चोरी के इल्जाम में गिरफ्तार कर लिया। पुतिन पूरे देश पर मॉस्को से कंट्रोल करना चाहते थे। इसके लिए 2004 में उन्होंने स्थानीय स्तर पर होने वाले गवर्नरों के सीधे चुनाव को खत्म करने का फैसला किया। 2020 में पुतिन ने खुद के सत्ता में बने रहने के लिए कानून में बदलाव करने से पहले जनमत संग्रह कराया। इसमें रिकॉर्ड मत से पुतिन की जीत हुई। अब पुतिन 2036 तक रूस की सत्ता में रह सकते हैं। ऐसा कर पुतिन यूएसएसआर पर तकरीबन 3 दशकों तक राज करने वाले स्टालिन से भी आगे निकल जाएंगे। पुतिन का यही रुख अपने पड़ोसी देशों के लिए भी रहा है। पिछले 14 सालों में ये तीसरी बार है जब रूस अपने पड़ोसी से भिड़ रहा है। 2008 रूस वर्सेस जॉर्जिया, वजह जॉर्जिया के नाटो में शामिल होने की बात। रूस ने जॉर्जिया के 2 इलाके अब्खाजिया और साउथ ओसेशिया में अलगाववादी ताकतों को बढ़ावा दिया। सेना ने ऑपरेशंस चलाए तो रूस ने शांति के नाम पर अपनी सेना भेजकर जॉर्जिया पर हमला कर दिया। परिणाम ये हुआ कि अब्खाजिया साउथ ओसेशिया को स्वतंत्र देश की मान्यता मिली। 2014 रूस वर्सेस यूक्रेन, वजह नाटो और क्रीमिया। रूस समर्थक यूक्रेन राष्ट्रपति यानुकोविच ने यूरोपियन यूनियन के साथ 2013 में समझौते नहीं किए। इससे यूक्रेन को $15 अरब का पैकेज नहीं मिला। देश में आंदोलन हुआ तो यानुकोविच देश छोड़कर भाग गए। रूस ने सेना की ताकत पर क्रीमिया में जनमत संग्रह कराया और कहा कि 97% लोग रूस में शामिल होना चाहते हैं। जैसा कि हमने आपको पहले भी बताया कि इसका परिणाम हुआ कि रूस ने क्रीमिया को अपने देश में मिला लिया। 2022 रूस वर्सेस यूक्रेन, वजह नाटो।
रूस चाहता था कि अमेरिका और यूक्रेन उससे वादा करे कि वो नाटो में शामिल नहीं होगा, लेकिन ऐसा मानने से दोनों ने इनकार कर दिया। रूस ने फिर पुराने तरीके से डोनेट्स्क और लुहांस्क में अलगाववादी ताकतों को उकसाकर यूक्रेन पर हमला बोल दिया। इसका परिणाम आज हमारे सामने है। यूक्रेन की राजधानी कीव में दोनों देशों की सेना के बीच जंग बदस्तूर जारी है और इसका खामियाजा भुगत रही है यूक्रेन की आम जनता। इसी तरह की इंटरेस्टिंग वीडियो देखने के लिए वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके हमसे जुड़ जाइए और अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर ज़रूर करें।